कौन सा लेक्चर आज होगा? बोर मोटर का सेकंड लेक्चर। ओके एवरीवन, तो हम लोग किसका किसका रिलेशन फाइंड आउट कर लिए हैं। एक तो मैंने रिलेशन फाइंड आउट कर लिया टोटल एनर्जी का, पैरामेट्रिक फॉर्म में भी रट गए हैं। क्या होता है पैरामेट्रिक फॉर्म में? -1/4 का होल स्क्वायर 2π² m⁴/h²। h² था ना, z² और z = 1 और n = 1, तो उसको सॉल्व करने के बाद कितना वैल्यू आया था इलेक्ट्रॉन वोल्ट में? -13.6 इलेक्ट्रॉन। वो था टोटल एनर्जी। इसका था टोटल एनर्जी, करेक्ट। उस पर क्वेश्चन सब पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन ले लेंगे। चलिए आज का क्लास एक क्वेश्चन से यहाँ स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन हीलियम प्लस, लिथियम 2+ एंड बेरिलियम 3+, इन सब का फर्स्ट ऑर्बिट में काइनेटिक एनर्जी का, इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी का ऑर्डर बताइए। तो एक रिलेशन हम लोग पढ़े हैं ना, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी में क्या रिलेशन था, करेक्ट। तो इसका टोटल एनर्जी अगर निकालेंगे तो इसका टोटल एनर्जी कितना रहेगा स्टूडेंट? -13 फर्स्ट ऑर्बिट में E1 सबको निकालना है 13.6, इसका कितना रहेगा? फर्स्ट कैलकुलेट करके बताइए। फर्स्ट ऑर्बिट में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, कितना हो जाएगा? 52 या 54, कितना? -54.4। इसका कितना रहेगा? एक तो सही है। फर्स्ट ऑर्बिट करेक्ट, सही है। इसका कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 16 से मल्टीप्लाई करने के बाद -217.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, करेक्ट। तो ऐसे इन सब का फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी का ऑर्डर अगर पूछते, टोटल एनर्जी का ऑर्डर, E1 का ऑर्डर पूछिएगा तब आंसर ये रहेगा H ग्रेटर देन हीलियम प्लस, ग्रेटर देन लिथियम 2+, ग्रेटर देन बेरिलियम 3+, क्योंकि अलजेब्रिकली सोचेंगे। टोटल एनर्जी भी एक अलजेब्रिक क्वांटिटी है, करेक्ट। तो ये वैल्यू बड़ा है, वैल्यू छोटा है, ये और छोटा है, और छोटा हो गया। बट काइनेटिक एनर्जी का ऑर्डर पूछेंगे तो जस्ट उल्टा हो जाएगा। नहीं, काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा? ऑलवेज पॉजिटिव, और उसका वैल्यू किसके बराबर? उसके मैग्नीट्यूड के बराबर। तो काइनेटिक एनर्जी का ऑर्डर मुझे लगता है कि शायद, तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू, काइनेटिक एनर्जी इन फर्स्ट ऑर्बिट कितना रहेगा भाई? सर प्लस हो जाएगा 13.6, करेक्ट। ये कितना रहेगा? 54.4, ये रहेगा 122.6, ये रहेगा 217.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब तो इसको पॉजिटिवली सोचना है, करेक्ट। तब ऑर्डर क्या हो जाएगा? जस्ट उल्टा ना। ये आएगा मेडिकल के बच्चे, समझ में आया सॉल्यूशन? अभिज्ञान 200 17 मतलब इसका एडवांटेज लेना है, ठीक है।
तो हम लोग ए फार्मूला जान गए हैं, -13.6 इलेक्ट्रॉन 13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, करेक्ट। और इसका पैरामेट्रिक फॉर्म का फार्मूला भी तो आप जानते ही हैं। फिर रेडियस का फार्मूला भी हम लोग के हाथ में आ गया है, क्या था, n²/z। और इसमें जिसमें R0 का वैल्यू पुट कीजिएगा उसी में आंसर आएगा। अब V का वैल्यू भी है, यहाँ पे R0 का वैल्यू कितना जाता है, 0.529 एंगस्ट्रॉम। अब V = V0, बोलिए, Z/n, जहाँ पे V0 का वैल्यू क्या था, 2.18 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक हो गया ना। इसको हटाया जाए एवरीवन। ये देख लीजिए, आप एक ज़्यादा कुछ नहीं, जो पढ़ाया था उसी को रिवाइज करवा रहा हूँ। मान लेते हैं ये ऑर्बिट नंबर n है, करेक्ट। तो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन क्या ये लिख सकते हैं, 2πr/v, जहाँ पे r इज द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, rn तो vn आया ना, rn/vn। और 2π r के बदले पुट कर सकते हैं, R0 क्या था एवरीवन, n²/z। और यहाँ पे क्या था, V0, बोलिए, z/n। तो 2πr0/v0, और ये क्या हो जाएगा, n³ पहले हम लोग का फार्मूला एक साथ कर लेते हैं, बाद में इस प्रॉब्लम एक लाइन में देख लेंगे, ठीक है। याद रहेगा, आपके हाथ में R0 और V0 पता है। R0 का वैल्यू कितना है, 0.529 एंगस्ट्रॉम, इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब V0 भी पता है, तो यहाँ पे n का वैल्यू 1 और z का वैल्यू 1 कर देंगे, तो क्या क्या निकल जाएगा, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, करेक्ट है ना। तो इसी फार्मूला को आप शॉर्टकट में एग्जाम में फास्ट होना चाहते हैं तो इसका घर पे 2πr0/v0 का रेडीमेड निकाल के रख लीजिएगा, ठीक है। जैसे कैसे 2.18 रटे हुए हैं वैसे ही T0 भी रख लीजिएगा, हो पाएगा। तो T = T0 n³/z²। इसका मतलब टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, ऑर्बिट नंबर का क्या है, डायरेक्टली n⁻3 इनवर्सली, ठीक है। यहाँ देखिए आप टाइम पीरियड निकल गया था, क्या फ्रीक्वेंसी नहीं हो पता चल जाएगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन 1/t। तो कितना हो जाएगा भाई सर, V0/2πr0 या z²/n³। तो F = इसका क्या, अब इसका फार्मूला रटने का रिक्वायरमेंट नहीं, T0 रटे हुए हैं तो F0 पता है आपके हाथ में। T0 = व्हाट, F0 = 1/T0 कर लीजिएगा,
कितना रटिएगा, लेकिन मोटा मोटी इसका एक कैलकुलेशन लेकिन करके रखिएगा, थोड़ा फास्ट हो जाएंगे। कितना है स्टूडेंट? 1.5 2 इंटू टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। नहीं ये तो हाँ -2 होना चाहिए, बहुत कम टाइम लगेगा क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा है, राइट। वी नॉट का वैल्यू ऑलमोस्ट नहीं लगता, इक्विवेलेंट टू स्पीड ऑफ लाइट के आसपास है, 10⁻6 का ऑर्डर है, तो टाइम इज़ वेरी लेस, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन बिकम्स वेरी हाई, टाइम कम आया है ना, ओके। लेकिन फिर भी सब लोग अपना अपना कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। फार्मूला को देख लीजिए, इस पर क्वेश्चन हम लोग 11th क्लास में बनाए थे, याद है? चलिए अब यहाँ देखिए ध्यान से सुनिएगा, करंट का डिफिनेशन बोलिए, एवरेज करंट का, टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम, टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम, करेक्ट। और बताए थे आपको कि देखिए मैग्नेटिक फील्ड का मॉडर्न फिजिक्स में रिलेशन हो जाएगा, तो क्या यहाँ पे एवरेज करंट इन nth ऑर्बिट, एवरेज करंट इन nth ऑर्बिट, तो मैं इस क्रॉस सेक्शन पे ध्यान देकर देख रहा हूँ, तो इस क्रॉस सेक्शन से एवरी टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन में एक बार इलेक्ट्रॉन पास करेगा, और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अगर इस डायरेक्शन में है तो करंट का फ्लो ऐसे होगा, अन्यथा कि जस्ट दिस वन जस्ट लुक्स लाइक करंट इन क्लोज लूप। हाँ या ना कुछ बोलिए भाई, राइट। और कौन सा करंट? एवरेज करंट। कौन सा करंट? तो एवरेज करंट के लिए क्या ई बाई टी कर सकते हैं, टोटल चार्ज बाई टोटल टाइम। तो यहाँ से चार्ज को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? 1 कंप्लीट टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, करेक्ट है। और ई बाई और टी के बदले तो अभी जस्ट देखे ना क्या था, 2 पाई आर नॉट बाई वी नॉट, ये तो वैल्यू आपके हाथ में है। और यहाँ पे क्या था, एन क्यू ना, ये हो गया एवरेज करंट, ये भी पूछा जाएगा। जेड स्क्वायर बाई एन के, और जेड का वैल्यू 1 और एन का वैल्यू 1, तब ये क्या कहलाएगा? करंट इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, करंट ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम, करेक्ट। चलिए भाई, यहाँ तक करंट का फार्मूला पता चल गया। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? आई इंटू ए, डायरेक्शन छोड़ दीजिए, आई इंटू ए बोल सकते हैं ना, आई इंटू ए। ऑनलाइन क्या स्टूडेंट सुन पा रहे हैं? तो आई कितना हो जाएगा? ई वी नॉट बाई 2 पाई आर नॉट जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, और एरिया एन क्यू। ठीक है ना। और आर के बदले पुट कीजिए वैल्यू, जेड स्क्वायर बाई एन क्यू, पाई आर के बदले क्या था? आर नॉट ना, एन स्क्वायर बाई जेड, एन स्क्वायर बाई, तो आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड का होल स्क्वायर ना, पाई आर स्क्वायर,
चलिए, तो मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू हो जाएगा ई वी नॉट बाई 2 पाई आर नॉट पाई आर नॉट स्क्वायर, और यहाँ पे n के पावर 4 हो जाएगा, यहाँ पे n के पावर q है, तो क्या हो जाएगा, n बचेगा, यहाँ पे जेड स्क्वायर और यहाँ पे जेड स्क्वायर आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल, करेक्ट है ना। और यहाँ का आर नॉट स्क्वायर और यहाँ का आर नॉट, तो बचेगा क्या, क्या बोले, अच्छा 1 मिनट, कट कुट के क्या बचेगा, ई वी नॉट बाई आर नॉट, तो कैंसिल होकर वहाँ पे ऊपर चला जाएगा ना, 2, और यहाँ पे जेड स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, आर नॉट रहेगा, और कुछ बचेगा स्टूडेंट देखिए तो, सही तो है, ए मैग्नेटिक मोमेंट, करेक्ट है ना। चलिए, करंट इन सर्कुलर लूप की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या था, म्यू नॉट आई बाई 2 आर। तो यहाँ पे जो करंट है वो भी तो सपोज कीजिए कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऐसे, तो करंट का डायरेक्शन ऐसे, तो मुझे डायरेक्शन से मतलब नहीं है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, करेक्ट। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा, आएगा पक्का। तो बी फील्ड एट द सेंटर के लिए ड्यू टू विच करंट, जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ऑर्बिट में बोर मॉडल में, उसके वजह से एक एवरेज करंट फ्लो हो गया, उस एवरेज करंट की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट भी रहेगा, जो भी मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड बातें रहेगा सब रहेगा, राइट। तो बी फील्ड एट द सेंटर के लिए क्या हो रहेगा, म्यू नॉट आई बाई 2 आर, और यहाँ पे आई का वैल्यू तो जस्ट आप निकाले हैं इसमें आई का, लेकिन इसमें ऐसे नहीं रहने दीजिएगा, आई को इन टर्म्स ऑफ एन और जेड और आर को भी इन टर्म्स ऑफ एन और जेड पुट कर दीजिए। हो गया ना। चलिए, जो भी आएगा निकाल लीजिएगा ना, फार्मूला बन जाएगा आपसे। बट ये पूछा जाएगा मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर और एन में क्या रिलेशन है, ये नीचे क्या आया था फार्मूला बोले तो, बी के लिए डायरेक्ट म्यू नॉट ई वी नॉट जेड क्यू 4 पाई आर नॉट स्क्वायर एन टू द पावर, क्या सबका इतना ही आया है। तो बी फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन के पावर 5 ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर, करेक्ट है ना। जेड क्यू यहाँ देखिए, इस पे क्वेश्चन आएगा बोर्ड में तो बन जाएगा, ठीक है।
हो गया ना। अब नेक्स्ट लीनियर मोमेंटम क्या लिखिएगा, एम भी। तो भाई इसका तो आप यहां से ही यूज कर सकते हैं। देखिए तो अभी सही है। चलिए तो एम भी आर इक्वल टू एन एच बाई टू पाई, एन एच बाई टू पाई, ये तो एजम्पशन ही था, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो एम भी इक्वल टू एन एच बाई टू पाई आर, और यही मेरा क्या है, nth ऑर्बिट में लीनियर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम इंटू वी एन एच बाई टू पाई, और आर के बदले क्या पुट करेंगे, आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड। कितना हो जाएगा बोलिए, एच बाई टू पाई आर नॉट, एच बाई टू पाई आर नॉट जेड बाई एन, करेक्ट है ना। लिख लीजिएगा, कुछ नहीं है इधर से उधर, बस इसी एक ही फार्मूला से हम लोग लेकिन ऐसे आएगा, बस मैं इससे फैमिलियर करवा रहा हूँ कि ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। आएगा फाइंड आउट द लीनियर मोमेंटम ऑफ हीलियम प्लस इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस, फाइंड आउट द लीनियर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस। कोई बात नहीं है, एम भी तो पूछा जा रहा है, तो आप एम भी यहाँ से भी डिराइव कर सकते हैं। मतलब आपको इसमें बहुत फार्मूला रटने का, देखिए फार्मूला ऐसे भी आपको मोटा मोटी इतना ही याद रहेगा, बाकी के लिए आप दिमाग में रखिए कि कहाँ से कैसे डिराइव कर सकते हैं, करेक्ट। अब इसमें 50 फार्मूला बना लीजिएगा, बर्डन हो जाएगा, उतना फार्मूला बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फार्मूला जनरली हम लोग एनर्जी का याद रखते हैं, रेडियस का याद रखते हैं और वेलोसिटी का, बाकी का अगर नहीं भी याद रखेंगे तो क्या डिराइव नहीं कर लेंगे। तो वो तरीका मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है, हो गया ना। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, अभी जितना भी डेरिवेशन या फार्मूला बन रहा है, उसमें हम लोग न्यूक्लियस के मास को इनफाइनाइट मानकर काम कर रहे हैं। क्या मान के काम कर रहे हैं, मतलब न्यूक्लियस मेरा रेस्ट में है। अदरवाइज न्यूटन थर्ड लॉ से अगर ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा रहा है तो इलेक्ट्रॉन भी तो न्यूक्लियस पे फोर्स लगाएगा। तो उस केस में अगर न्यूक्लियस के मास को फाइनाइट मान लिया जाता तो उसका भी एक्सेशन रहेगा। बट अभी अगर यहाँ पे अभी अगर कुछ नहीं बोला गया है तो हम लोग न्यूक्लियस को अभी क्या मान रहे हैं, रेस्ट में मान रहे हैं। रेस्ट में मानने का मतलब है कि कुछ ऐसा हो गया एप्पल और अर्थ जैसा, ठीक है। तो यहाँ इसका हम लोग क्या मान रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में न्यूक्लियस को इनफाइनाइट मास का मान रहे हैं, करेक्ट। बट एक क्लास ऐसा लूँगा जिसमें मैं बोल दूंगा कि मेडिकल वाले बच्चे इस क्लास को अटेंड मत कीजिए, और जिसमें हम लोग न्यूक्लियस के मास को फाइनाइट मानेंगे और वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट देंगे रिड्यूस मास का, ठीक है। बट वो आपका नीट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट एजम्पशन, ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट हम लिखाएंगे, पहले लिख लीजिए। हाइड्रोजन को लेकर ही पहले काम करते हैं या किसी का भी, तो अगर समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से हाइड्रोजन एटम को ही लेकर अगर चला जाए तो E1 का वैल्यू कितना है, बोलिए भाई, -13 E2, हाइड्रोजन का ही बताइए पहले आप लोग,
3 पॉइंट, याद अगर याद रहता है तो खराब बात नहीं है, इसे थोड़ा फास्ट हो जाइएगा। E3 -1.51, E4 E4 बताइए, 16 से डिवाइड कर दीजिए इसको, ठीक है, कितना आएगा? 0.85। और E5 बस यहाँ तक बताने से काम चल जाएगा। कुछ तो लिखे होंगे, डिवाइड कर लिए भाई, इसी बहाने कैलकुलेशन का प्रैक्टिस तो हो गया। इसी में स्लो हैं कैलकुलेशन, जो डिवाइड करने के लिए जब रुक जाते हैं कि थोड़ा सा दूसरे स्टूडेंट बोल देंगे सर वो लिख देंगे। -0. ओके, हाइड्रोजन में E1 और E2 में किसका एनर्जी ज़्यादा है? D2 निगेटिव साइन E2 का वैल्यू ज़्यादा है, और E2 और E3 में, इसका मतलब जैसे जैसे हम लोग हायर ऑर्बिट में जा रहे हैं तो एनर्जी लेवल ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग सजाना रहेगा तो सबसे नीचे कौन रहेगा? E1, और सबसे ऊपर कौन रहेगा? E इन्फिनिटी, इसका वैल्यू कितना रहेगा? 0, करेक्ट, अगर एनर्जी लेवल डायग्राम में ड्रॉ करना हो। बट यहाँ पे E2 माइनस E1 का वैल्यू क्या होगा? देखो सही है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और E3 माइनस E2 का वैल्यू क्या है? ये कहीं पे क्वेश्चन बनाने में आपको हेल्प कर देगा। कितना होगा? 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसका डिफरेंस क्या है? E4 माइनस E3 का, इतना से काम चल जाएगा। पॉइंट यहाँ तक एटलीस्ट देख लीजिएगा स्टूडेंट। आपने क्या ऑब्जर्व किया? मैं इस पैटर्न से तो ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि जैसे जैसे हम लोग हायर ऑर्बिट की तरफ जा रहे हैं देन एनर्जी गैप बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ऑर्बिट कम हो रहा है, करेक्ट। टू कंटिन्यूअस ऑर्बिट के बीच का बात कर रहा हूँ। 1 और 2 के बीच में जितना बड़ा गैप था, क्या 2 और 3 के बीच में उतना बड़ा गैप है? और 2 और 3 और 4 के बीच में उतना बड़ा गैप है? इसका मतलब है, लिखिए, फ्रॉम हेयर बी ऑब्जर्व दैट, एक लाइन लिखिए तो, फ्रॉम हेयर बी ऑब्जर्व दैट as orbit number increases, energy gap between two consecutive orbit, energy gap between two consecutive orbit decreases। इस ऑब्जर्वेशन से आपको कुछ जगह पे क्वेश्चन बनाने में हेल्प हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए स्टूडेंट, ये है ऑर्बिट नंबर 1 और ये है ऑर्बिट नंबर 2, और डायग्राम इटसेल्फ इंडिकेट कर रहा है कि N2 ग्रेटर देन N1, आया ना, N2 ग्रेटर देन N1। तो किसका एनर्जी लेवल ज़्यादा रहेगा? N2 का मतलब ये नहीं कि ऑर्बिट नंबर 2 बोल रहा हूँ, N2 कोई ऑर्बिट नंबर का नाम है, ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि ये कॉन्जिक्यूटिव है, बट ये हायर ऑर्बिट है, ये लोअर ऑर्बिट है। तो क्या ये बोल सकते हैं EN2 ग्रेटर देन EN1, एग्री? तो मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जाना है, कहाँ से कहाँ? ऑर्बिट नंबर N1 से ऑर्बिट नंबर N2 पे जाना है। खुद से जाएगा? खुद से नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ जाएगा तो इसको इसके बराबर एनर्जी रखना पड़ेगा। इसका मतलब आउटसाइड से एनर्जी देना पड़ेगा। कहाँ से देना पड़ेगा? आउटसाइड से।
और आउटसाइड से एनर्जी सप्लाई करेंगे तो हम लोग फोटोन सप्लाई करेंगे। अब फोटोन का थ्योरी क्या है, वन फोटोन ऑलवेज कोलाइड विथ व्हाट, वन पार्टिकल, करेक्ट। इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक भेजना है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हर फोटोन को एक्सेप्ट कर लेगा, वैसा फोटोन को एक्सेप्ट करेगा जिस फोटोन का एनर्जी का वैल्यू बिल्कुल इसके एनर्जी के डिफरेंस के बराबर है। ऐसा नहीं सर थोड़ा कम रहेगा तो बीच में से आ जाएगा, उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, जाएगा तो अरे यहाँ से यहाँ जाना है तो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जाएगा, अरे N1 से N2 तक भेजना है तो उसके डिफरेंस के बराबर ही। हाँ बीच में कोई और भी अगर, तो सर यहाँ पे कोई और ऑर्बिटर था N3 तो ठीक है कहीं से कहीं जाना है, बट उसके गैप के बराबर फोटोन का एनर्जी होना पड़ेगा, उस गैप से ना ही कम ना ही ज़्यादा। तो यहाँ से अगर हम लोग तो यहाँ से एक फोटोन से इसको बम्बार्डिंग करते हैं और इस फोटोन का एनर्जी किसके बराबर होना पड़ेगा, इसके एनर्जी डिफरेंस के बराबर। तो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल तक जाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्साइटेशन। और एक्साइटेशन के प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करेगा या एब्जॉर्ब करेगा, और उसको भेजेंगे कहाँ से एनर्जी, फोटोन से, करेक्ट। तो दिस इज द केस ऑफ व्हाट, एक्साइटेशन। लिखिए, व्हेन इलेक्ट्रॉन मूविंग फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, व्हेन इलेक्ट्रॉन मूविंग फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल to higher energy level, then this is the case of excitation. करेक्ट है ना। चलिए, तो वो एक्साइटेशन एनर्जी जब N1 से N2 तक जाएगा तो वो क्या रहेगा सर, इसके बराबर सप्लाई करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लॉस होगा या गेन करेगा, तो इंक्रीज इन एनर्जी ऑलवेज क्या होता है, इंक्रीज ऑलवेज होता है फाइनल माइनस इनिशियल। और क्या इसको हम बोल सकते हैं दिस इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम N1 टू N2, तो जिस फोटोन से बम्बार्डिंग करेंगे उस फोटोन का वेवलेंथ क्या है या फ्रीक्वेंसी क्या है, तो एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू दिस वन, करेक्ट। यहाँ तक सही है। अब यहाँ से जो भी निकालना रहेगा स्टूडेंट वो उसको हम लोग सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे, थ्योरी बढ़ाएंगे, करेक्ट है ना। अब यहाँ देखिए, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन N2 से अगर N1 पे जंप किया देन, तो यहां से हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल तक आने के प्रोसेस को बोलते हैं डी एक्साइटेशन। व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल देन दिस इज कॉल्ड व्हाट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा या लॉस करेगा। और वन, इसको ऐसे भी पढ़ते हैं वन ट्रांजिशन, बोलिए। और वन ट्रांजिशन का मतलब डायरेक्ट N2 से N1 के बीच में अगर डायरेक्ट N2 से N1 पे आया है तो N2 से N1 के बीच में इसको वन ट्रांजिशन काउंट करेंगे। मान लेते हैं कि कैटलिस्ट के सीढ़ी से, मतलब आप मान लेते हैं 10 सीढ़ी है स्टेयर, 10 को आप टच करते हुए गए हैं तो आपका 10 ट्रांजिशन हुआ। फर्स्ट एकदम सबसे ऊपर वाले से नेक्स्ट पे उसको वन ट्रांजिशन काउंट करूँगा, राइट, एक फोटोन आउट। तो 10 स्टेयर को टच किए तो कितना फोटोन, 10। लेकिन डायरेक्ट अगर जंप कर गए, जो कि मत कीजिएगा अभी एग्जाम का टाइम है, तो कितना, 1। इसलिए अगर N2 से डायरेक्टली N1 पे आया है तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, वन ट्रांजिशन। तो वन ट्रांजिशन ऑलवेज इमिट वन फोटोन, ये एजम्पशन है, वन ऑफ द एजम्पशन ऑफ बोर मॉडल। इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी लॉस करेगा इन फॉर्म ऑफ व्हाट, सिंगल फोटोन। जब व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल then loss of energy converted into what, 2 photon या single photon, one transition converted 1 photon, correct है ना। this is one of the assumption of बोर मॉडल, ठीक है। अब किसको रेस्ट में मानते हुए, एटम को रेस्ट में मानते हुए।
एटम या वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम को किस में रेस्ट मान रहे हैं, बट बाद में इसमें थोड़ा मोशन भी करेंगे, लेकिन अभी रेस्ट में मान लीजिए, ठीक है। तो लिखिए एक लाइन, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल देन दिस इज कॉल्ड डी एक्साइटेशन, देन दिस इज कॉल्ड डी एक्साइटेशन। When electron jump from higher energy level to lower energy level, then this is called de-excitation, comma, and loss of energy of electron, and loss of energy of electron converted into single photon. Full stop. In other words, one transition emit one photon. In other words, one transition emit one photon. ठीक है ना स्टूडेंट। यहां देखिए, और लॉस ऑफ एनर्जी, तो लॉस ऑलवेज क्या होता है, इनिशियल माइनस फाइनल। लॉस क्या होता है, ऑलवेज इनिशियल माइनस फाइनल। तो इनिशियल में एनर्जी कितना था, अब फाइनल एनर्जी कितना हो गया, और ये जो लॉस ऑफ एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस केस में यहां से क्या आउट होगा, फोटोन, करेक्ट। तो देखिए, एक्साइटेशन में जो फोटोन को भेजना पड़ा था, तो उस फोटोन का एनर्जी, और डी एक्साइटेशन में N2 से N1 के बीच का ही अगर बात कर रहे हैं, तो जो फोटोन आउट हुआ उस दोनों का एनर्जी डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा, सेम रहेगा। तो फार्मूला भी सेम बना लेंगे, राइट। करेक्ट है, चलिए। हो गया ना, यहां से स्टार्ट किया जाए, ओके। इसका मतलब N2 से N1 के बीच में एक्साइटेशन हो या डी एक्साइटेशन हो, एक्साइटेशन जो फोटोन भेजेंगे उसका वेवलेंथ, और डी एक्साइटेशन में जो फोटोन आउट होगा उसका वेवलेंथ डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा, सेम रहेगा। इक्वल टू कितना लिखेंगे, पढ़िए, पैरामेट्रिक फॉर्म में बोल सकते हैं। देखिए, तो मैंने सही लिखा, एक बार चेक कर लीजिएगा स्टूडेंट, सही है। जेड स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर कॉमन ले लिया, एन स्क्वायर के बाद N1 स्क्वायर माइनस कहाँ से कहाँ के बीच में, N2 से N1 के बीच में बात अब हम लोग कर रहे हैं। ये है लॉस ऑफ एनर्जी या गेन ऑफ एनर्जी, और दैट इज इक्वल टू व्हाट, एनर्जी ऑफ फोटोन। एनर्जी ऑफ फोटोन के लिए क्या इतना लिख सकते हैं एवरीवन, En2 का वैल्यू मैंने पुट कर दिया पैरामेट्रिक फॉर्म में, En1 का वैल्यू पुट कर दिया पैरामेट्रिक फॉर्म में। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट का वैल्यू कितना था, यही था ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर m e⁴ बाई h स्क्वायर z स्क्वायर बाई n स्क्वायर। तो मैंने जेड स्क्वायर तो कॉमन ले लिया,
अब यहाँ पे अगर n1 रहेगा तो यहाँ पे n1 स्क्वायर हो जाएगा, और n2 रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n2 स्क्वायर हो जाएगा। करेक्ट है एवरीवन? इसको हटाया जाए। यहाँ देखिए, इसको आप इसके बदले क्या hc/λ लिख सकते हैं, तुम्हारा एक लाइन का जगह बच जाएगा। एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू व्हाट, hc/λ। तो 1/λ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं सर, hc नीचे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर m e⁴ बाई h³ जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। और 1/λ को क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ वेव नहीं, वेव नंबर। क्या पढ़ते हैं, वेव नंबर। यहां तक आ जाएगा। यहाँ देखिए, ये बहुत खास क्वांटिटी है जिसका नाम है रेडवर कांस्टेंट। क्या नाम है, यही है आपका रेडवर कांस्टेंट, ठीक है। बट ये रेडवर कांस्टेंट का वैल्यू कब है, ये रेडवर कांस्टेंट का वैल्यू है जब आप न्यूक्लियस को इनफाइनाइट मास का माने हुए हैं। अब मोशन में सिर्फ क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो रेडवर कांस्टेंट का वैल्यू क्या पैरामेट्रिक फॉर्म में याद रख लेंगे, कुछ नहीं, बहुत आसान है। 1/4 पाई का होल स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर m e⁴ h³c। तो ये इसको क्या पढ़ते हैं, रेडवर्ग कांस्टेंट R। इसका वैल्यू पैरामेट्रिक फॉर्म में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर m e⁴ बाई h³c। इसको जब कैलकुलेट करेंगे, सारे वैल्यू को पुट करने के बाद, इसमें सब कुछ कांस्टेंट है, तो वैल्यू कितना आएगा, 1. ये आता है 1 मुझे जहाँ तक याद है शायद यही वैल्यू है, 1.097 इंटू 10⁷ मीटर इनवर्स। रिकॉल कीजिए तो 11th क्लास में यही था। $1.97 था या 1.097 था, 097 हो गया ना। चलिए, इसका मतलब है कि अब आप लोग का लाइफ आसान कर देते हैं। 1/λ इक्वल टू, इसके बदले क्या लिख देंगे, R जेड स्क्वायर। इस फार्मूला से डैम श्योर आप वाकिफ होंगे, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। करेक्ट है ना। तो ये कौन सा लैम्डा है, ये तो जानेंगे ना कि लैम्डा यहाँ से निकाल रहे हैं। ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ का लैम्डा है, ये लैम्डा है फोटोन का। किसके, कौन सा फोटोन का, किस प्रोसेस के लिए, या तो इलेक्ट्रॉन को दिया जा रहा है, नहीं तो इलेक्ट्रॉन से आउट हो रहा है। इलेक्ट्रॉन को दे भी तो सकते हैं, किस वजह के लिए, एक्साइटेशन के लिए। और इलेक्ट्रॉन भी तो आउट कर सकता है, किस वजह से, दोनों के लिए। किसके बीच का बात, n1 से n2 के बीच का बात, ठीक है ना। बट मेरा क्वेश्चन है कि एक मिनट, यहाँ से लैम्डा निकालेंगे, यहाँ देख लीजिए सब लोग। करेक्ट, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम 5th ऑर्बिट टू 3rd ऑर्बिट या 5th ऑर्बिट टू 1st ऑर्बिट, देन व्हाट द वेवलेंथ ऑफ इमिटेड फोटोन, व्हाट द वेवलेंथ ऑफ इमिटेड फोटोन। फिर एक क्वेश्चन रहेगा,
व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम ऑर्बिट नंबर 1 टू ऑर्बिट नंबर 5th, देन वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्ब फोटोन, इमिट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा? करेक्ट, दोनों का डिफरेंट लैम्डा रहेगा या सेम ही रहेगा? करेक्ट है ना? इनका मतलब ये फोटोन का वेवलेंथ है भाई, किसका है? इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ नहीं है। बहुत सारे बच्चे क्या कर लेते हैं ना, इसको इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ मान लेते हैं। दिस इज नॉट डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ नहीं है। उसका तो रहता है h/mv, क्या रहता है? h/mv। लिख लीजिए, ये फोटोन का वेवलेंथ है बिटवीन n1 एंड n2। अब देखिए कुछ स्टूडेंट यहाँ देखिएगा, कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर यहाँ से वेवलेंथ निकाल लें या यहाँ से ही डायरेक्ट कर लेते ना, h/λ इसको बदल लिख देते हैं इक्वल टू डेल्टा ई, ये मैं न्यूमेरिकली कैलकुलेट कर लूँगा, है ना? अतः लैम्डा इक्वल टू h/डेल्टा ई, अब बहुत बढ़िया रहेगा 1242 VNM और डिवाइड बाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से इस फार्मूला से जो लैम्डा आएगा और यहाँ से जो लैम्डा रहेगा डिफरेंट मिलेगा, ऐसे मिलेगा भाई? डिटो सेम मिलेगा। इस फार्मूला से ही तो ये फार्मूला बनाया है, ये कहीं अलग से आया है, इसी फार्मूला को आ करके आया है। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जहाँ पे जैसा सुविधा रहेगा, यहाँ का लैम्डा और ए लैम्डा डिफरेंट या सेम? अगर बात n1 और n2 के बीच का किया जा रहा है, ठीक है, न बनाने का तरीका डिफरेंट हो सकता है लेकिन वैल्यू सेम ही मिलेगा। हो गया ना? इसको हटाया जाए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्या था पैरामेट्रिक फॉर्म में, जब बता पाएंगे? ये था ना वैल्यू 2π²। इतना बार तो मैं ही लिख दिया हूँ, अब तो आप लोग को याद हो गया होगा। करेक्ट, z²/n², करेक्ट है ना? इसका वैल्यू कितना है? भाई इसका वैल्यू 13.6 है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना है? इसी का तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। 2π² एकदम एनर्जी बनाए रही है भाई सब लोग। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, करेक्ट। और आर का वैल्यू कितना था? सही है ना? अब हाँ ना, कुछ बोलते ही नहीं हैं। एकदम खाना वाना खा कर आना है क्लास में, इतना नहीं खाना है कि सो जाना है। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट को क्वेश्चन सेकंड से डिवाइड कर दीजिए, देख तो कुछ रिलेशन आता है।
देखिए तो यहाँ से एक रिलेशन ऐसा आता है क्या, डिवाइड करके फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड करेंगे फिर बाद में क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो RCH हो जाएगा, RCH इक्वल टू व्हाट 13.6, इसको याद रखिएगा। तो RCH इसको बोलते हैं 1 रेडबर्ग एनर्जी। क्या बोलेंगे, तो किसी क्वेश्चन के लैंग्वेज में, क्योंकि वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, किसी क्वेश्चन के लैंग्वेज में ऐसा रहेगा 1 रेडबर्ग एनर्जी, तो 1 रेडबर्ग एनर्जी मतलब 1 इंटू RCH मतलब 1 इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर रहेगा 2 रेडबर्ग एनर्जी मतलब 2 RCH, और RCH का वैल्यू 13. तो इस टर्म से वाकिफ हो गए। व्हाट द मीनिंग ऑफ 1 रेडबर्ग एनर्जी एंड 2 रेडबर्ग एनर्जी एंड 3 रेडबर्ग एनर्जी। 1 रेडबर्ग एनर्जी मतलब 1 इंटू RCH। इस पूरे को क्या पढ़ते हैं, पढ़िए मेरे साथ, 1 रेडबर्ग एनर्जी, ठीक है ना। चलिए, इसका मतलब है कि एनर्जी का फार्मूला कहीं कहीं पे ऐसे भी दिया रहेगा, -RCH Z²/n², हाँ या ना, क्योंकि RCH का वैल्यू कितना 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, करेक्ट। तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बदले RCH भी पुट कर सकते हैं। ऐसे लिखिए, तो भाई इस टाइप, यहाँ देखिए इस टाइप का क्वेश्चन ड्रॉपर बैच का स्टूडेंट बना लीजिएगा। व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम 5th ऑर्बिट टू 2nd ऑर्बिट इन हीलियम प्लस, बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ इमिटेड फोटोन, मतलब इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा। नहीं, इन लोग को प्रैक्टिस करवाना पड़ेगा, जो न्यू स्टूडेंट हैं 12th क्लास उनको भी प्रैक्टिस करवाना पड़ेगा। बट क्वेश्चन एक साथ मैं सॉल्व करना स्टार्ट करूँगा, पहले थ्योरी पार्ट को कवर कर लेता हूँ, ठीक है। बट इस टाइप का क्वेश्चन में ही फार्मूला लगा लेने से काम चल जाएगा डायरेक्ट। व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम 5th ऑर्बिट टू 2nd ऑर्बिट इन हीलियम प्लस, तो जेड का वैल्यू हो गया कितना 2, और n1 का वैल्यू 2। यहाँ पे n1 n2 में n2 क्या है, बड़ा हायर ऑर्बिट, और n1 क्या है, लोअर ऑर्बिट, ठीक है, वो देख लीजिएगा। अब लिखिए एनर्जी लेवल डायग्राम। ठीक है ना। तो एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करने का तरीका क्या है भाई, तो एनर्जी लेवल सुन लेना है, इसमें बहुत 10 लाइन बनाने का, लैंग्वेज बनाने का रिक्वायरमेंट नहीं है। जो सबसे लोएस्ट एनर्जी लेवल रहेगा, कौन सा एनर्जी लेवल सबसे लोएस्ट रहेगा बोर मॉडल में, ऑर्बिट नंबर 1, ऑर्बिट नंबर, तो ऑर्बिट नंबर 1 मेरा लोएस्ट एनर्जी लेवल, राइट। उसके बाद ऑर्बिट नंबर 2, उसके बाद, बट ऑर्बिट नंबर 1 और 2 के बीच में जो जितना बड़ा गैप दिखाएंगे उतना ही बड़ा गैप ऑर्बिट नंबर 2 और 3 के बीच में नहीं दिखाएंगे। वजह, जैसे से ऊपर जाएंगे एनर्जी गैप ज़्यादा होता जाएगा 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑर्बिट का, या कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो एनर्जी लेवल डायग्राम में उस तरीके से ही हम लोग ड्रॉ करते हैं, करेक्ट है ना। और 2 और 3 के रेस्पेक्ट में 3 और 4 में और भी कम दिखाएंगे, एंड सो ऑन। और लास्ट कहाँ तक जाएगा, कहाँ पे जाकर खत्म हो जाएगा, लिमिट, उसके बाद कोई लाइन नहीं है। यस, नहीं लगता है हायर ऑर्बिट में जाकर एनर्जी लेवल एक दूसरे के साथ ओवरलैप करना स्टार्ट करेगा, बिल्कुल टच करेगा। चलिए ड्रॉ कर लीजिएगा। अब लिखिए, ड्रॉपर बैच का स्टूडेंट ऐसा तो नहीं लग रहा है ना कि बहुत फास्ट हो गया हूँ।
क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, घबराने की बात नहीं है। एक बार मुझे मोटा मोटी थ्योरी पार्ट को कवर करने दीजिए। लिखिए, डिफिनेशन वैलिड फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। डिफिनेशन वैलिड फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। फर्स्ट लिखिएगा ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट किसे बोलते हैं एवरीवन? किसी भी सिस्टम का लोएस्ट एनर्जी स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में इलेक्ट्रॉन का सबसे कम एनर्जी कहाँ है? अच्छा, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन, पहला ऑप्शन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा ऑप्शन है ज्योमेट्रिकल क्वांटम नंबर, सी बोथ, डी नन ऑफ दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में सिर्फ एन पर डिपेंड करता है, एन का ही नाम है प्रिंसिपल क्वांटम, एल पे डिपेंड करता है। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में एन प्लस एल रूल चलता है, राइट? तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में एटम में एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन व्हाट? दोनों, प्रिंसिपल एज वेल एज एजिमुथल। उसी को यहाँ पे प्रिंसिपल एनर्जी लेवल और सेकेंडरी एनर्जी लेवल कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सीट में दिया हुआ होगा, करेक्ट? देखिए, लोएस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ एनी एटम और आयन, लोएस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ एनी एटम और आयन is called ground state, is called ground state. तो आज के बाद फर्स्ट एनर्जी स्टेट बोलें या ग्राउंड स्टेट एनर्जी बोलें, अलग सेंस या सेम सेंस? तो वन लिखिएगा, for one electron system, first energy state is ground state. हो गया ना? तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऐसे आ जाएगा, ग्राउंड स्टेट एनर्जी, एक एग्जांपल देख लेते हैं, ऑफ लिथियम 2+, कितना होगा? तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ लिथियम 2+ का मतलब U1 पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? U1 लिथियम का, करेक्ट? कितना हो जाएगा? अभी तो लिखे थे -122 पॉइंट, करेक्ट है ना? excited state. What is the definition of excited state? Any state other than ground state are called what? लिखिए, any state other than ground state is called excited state. हो गया यहाँ तक? इसको समझने का रिक्वायरमेंट है भाई। बिल्कुल बात मत कीजिएगा एवरीवन। चलिए यहाँ देखिए, एक्साइटेड स्टेट का नाम ग्राउंड स्टेट के टर्म में डिफाइन करते हैं। यहाँ से देखते हैं तो ग्राउंड स्टेट से सबसे पहला हायर एनर्जी लेवल कौन मिला है? सेकेंड ऑर्बिट।
इसका नाम क्या है? इसको पढ़ते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, करेक्ट। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोले या एनर्जी स्टेट, सेकंड एनर्जी स्टेट बोले, डिफरेंस सेंस या सेम सेंस? सेम सेंस। इसको क्या पढ़िएगा? सेकंड एक्साइटेड स्टेट। और भाई इसे क्या बोलिएगा? थर्ड एक्साइटेड स्टेट। और इसे क्या बोलिएगा? nth एक्साइटेड स्टेट। इसका मतलब है कि nth एक्साइटेड स्टेट का मतलब n+1th एनर्जी स्टेट, नहीं एनर्जी स्टेट मतलब ऑर्बिट नंबर, एनर्जी स्टेट मतलब ऑर्बिट नंबर, करेक्ट है ना? तो फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट का मतलब ऑर्बिट नंबर कितना का बात किया जा रहा है? 6 का बात कर रहा हूं, करेक्ट है ना? चलिए यहां देखिए, अब क्वेश्चन में ऐसे रहेगा, फर्स्ट, एक मिनट सब लोग अब यहाँ देखिएगा, ये तो बहुत सिंपल सा बात है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं खर्च करना है। ये तो मोटा मोटी 11th क्लास में सब लोग को पता होता है, लेकिन फिर भी मैं एक भी चीज़ को छोड़ूंगा नहीं, उसी को थोड़ा फास्टली कवर कर रहा हूँ। बट दोबारा वो सीट लूँगा जो आपको 11th क्लास में दिए थे, याद है? एक सीट दिए थे, उसको यहाँ पे सॉल्व करवाएंगे, जल्दी सॉल्व कर लीजिए, लेकिन एक बार उसके थ्रू चले जाएंगे, और जो आसान वाला क्वेश्चन रहेगा मैं बोलूँगा इसको छोड़ दीजिए, सिर्फ पढ़ लीजिए। अब एक क्वेश्चन क्या सॉल्व करते रहेगा? फाइंड द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस। इसका कोई मतलब है नहीं सर, थोड़ा बढ़िया फील होगा, R=R0 n²/z, कुछ सॉल्व कर लीजिएगा, फार्मूला याद हो जाएगा, करेक्ट। बट उसमें थोड़ा जो लेवल का प्रॉब्लम रहेगा वो अब यहाँ पे लेंगे, और घबराइए नहीं, एचसीपी में बहुत लेवल का क्वेश्चन है। मॉडर्न फिजिक्स तो अल्टीमेट सर का है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स और मॉडर्न अब वेव कमाल का है। मैग्नेटिक्स के लिए मैं कुछ कमेंट नहीं करूँगा, बट ये 3 टॉपिक तो ज़बरदस्त था, और कैपेसिटर भी सही से देख। कल तो थोड़ा सा डेमो दे दिया था ना कि देखिए डिटो, आप लोग जाके देखे थे गॉस लॉ में, क्वेश्चन नंबर 11 का वही ग्राफ था। इन्फ्लुएंस कहाँ से क्वेश्चन से आप एक भी बुक का कंप्लीट ज्ञान अर्जित कर लीजिए ना, नॉलेज, वही आपके करियर के लिए काफ़ी है। कोई MTG का फिंगर टिप्स बायो का ही 4 बार कर लेगा, ये नहीं, हाँ ठीक है, हम लोग बोलते हैं 4 बार, क्योंकि आप 4 बोलेंगे कि 4 बुक बनाइए तो कम से 1 बना लीजिएगा। बट अगर नहीं आएगा, आपको बहुत बर्डन लगता है, तो कोई सी एक को भी उठा के आप उसी को बार बार करते रहिए। बट सेम क्वेश्चन को करते हुए बोर नहीं फील करना है। देखिए मैं ऑलवेज इंजॉय करता हूँ क्वेश्चन बनाते हुए। कल जब क्वेश्चन मिला तो मतलब मैं तो पागल ही हो गया था, एकदम डिट्टो वही हो गया, राइट। ज़्यादा कॉन्फिडेंस क्या, अच्छा ग्राफ ड्रॉ कर दिए, तो मतलब अभी तक मतलब इस बात का मुझे खुशी होता है कि हाँ क्वेश्चन बना। वो अगर ऐसा एक्साइटमेंट आपके अंदर नहीं है, एकदम मरा हुआ इंसान टाइप का बना रहे हैं, आ गया सर ठीक है, तब तो है कि मतलब आप बस चीज़ों को ड्रैग कर रहे हैं, बाई वर्क तैयारी कर रहे हैं, मतलब में खुशी होना चाहिए, हाँ आ गया आंसर, आ गया डिट्टो वही आया, तब जाकर मतलब हाँ बाई हार्ट आप काम तैयारी कर रहे हैं, मतलब तैयारी को आप फील कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ऐसा ही बैठे हुए हैं कब सर का क्लास ख़त्म होगा, अभी हाफ एन आवर और है, रेत दिमाग में चल रहा है। ये कभी कभी होता है ना, जब मुझे भी पढ़ाने का मन नहीं करता है तो देखना स्टार्ट करते हैं, तो मैं उस टाइम पे अब काम करता हूँ, छोड़ ही देता हूँ, क्योंकि मैं अगर उतना देर अगर 100% नहीं दे पाऊँगा तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, उससे बेटर है कि आप जल्दी से घर जाइए। तो ये मैं आज की डेट में स्ट्रेटजी ही करता हूँ कि नहीं, चीज़ों को ड्रैग नहीं करना है, जब तक यहाँ पर रहिए बेस्ट परफॉर्मेंस करते रहिए। अब स्टूडेंट बोलते नहीं सर मैं भी वही करता हूँ घर पे, 1 घंटा बाद पढ़ता ही नहीं हूँ, 1 घंटा ठीक है, उसके बाद लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, मन लगाना पड़ता है, बहुत सिलेबस है, और रिवीजन करने के लिए ऑब्वियसली करना पड़ता है। हाँ 1.5 आवर के बाद अगर लगता है कि नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट का थोड़ा रहता है हैबिट, वो गाना सुनते हुए थोड़ा दौड़ते हुए पढ़ते रहते हैं, बरामदा में ऐसे आगे पीछे करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। भाई वो सब किसी का ये मत कीजिए कि हाँ वो ऐसे पढ़ता था वैसे पढ़ता था, सब शोबाजी होता है, शो ऑफ होता है। एक चेयर और टेबल लेके बैठिए, स्टैंडिंग वहाँ पे
सीटिंग का हैबिट डालिए, ठीक है। तैयारी ऐसे ही होता है। बाकी होता है ना कि हाँ गाना सुन रहे हैं, आ रहे हैं। अब इसको पर्सनली मत लीजिएगा कि सर आप भी तो लगाए, मैं पढ़ाने के लगाए रहता हूँ आ रहे हैं मतलब बच्चों का फैशन, मतलब उनको पता ही नहीं कि पीछे से हॉर्न आ रहा है, गाड़ी का बज रहा है, गाना लगा के सुन रहे हैं। भाई दिमाग में चलते रहना चाहिए कि हाँ अच्छा ये प्रॉब्लम क्यों नहीं बना। पूरा दिमाग तो मतलब धुन पे है, अच्छा ये अच्छा गाना चल रहा है, तो वो सबसे थोड़ा अपने आप को अभी साइड कीजिए। पूरे दिन में ठीक है अपना बना लीजिए रूटीन, नहीं भाई मुझे इतना देर इंटरटेनमेंट चाहिए, एकदम पेरेंट्स बोल के हाँ इतना देर मैं टीवी देखूंगा या इतना देर मोबाइल देखेंगे। या कोई नोवेल ही अच्छा उठा लीजिए कि हाँ देरी 2 पेज पढ़ लेंगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि हैरी पॉटर उठा लीजिए, ख़त्म ही नहीं होगा। तो मतलब एक है स्ट्रेटजी कि आप अपना किसी इंटरटेनमेंट कुछ ना कुछ चाहिए आउट ऑफ सब्जेक्ट होने के लिए। 2 घंटा पढ़ लिए बहुत सीरियस, ठीक है 20 मिनट का ब्रेक लीजिए आप, बट 20 मिनट भी बहुत शांत ब्रेक होना चाहिए, एकदम साउंड वाला नहीं कि एनर्जी लेवल ही सब खत्म हो वहाँ पर हो जाए। तो बहुत शांत रूम चाहिए भाई पढ़ने का, एकदम बढ़िया से। मतलब इस बात का तो मैं थैंकफुल रहूँगा जहाँ पे भी रहा लास्ट मोमेंट में पटना में, बहुत दिन हो गया, बट वो रूम बहुत शांत था। तो बंद कर दिए, दिन में भी अंधेरा रहता था भाई, दिन में भी रात रहता था, दिन में ट्यूबलाइट जलाना पड़ता था, ट्यूबलाइट एकदम बिल्कुल सन, नॉट ए सिंगल रे ऑफ लाइट। वो अच्छा था एकदम शांत। टेबल लैंप लगा दिए, सिर्फ वहाँ का ही चीज़ नज़र आ रहा है, बाकी रूम में क्या है डिस्ट्रैक्शन हो ही नहीं रहा है, क्या सामान पड़ा हुआ है। उसका गलत ख़राब इम्पैक्ट हुआ, चश्मा लग गया, अभी तो लगाते भी नहीं हैं, देखिए कितना लेजी हैं बट उसका इफेक्ट आ रहा है, मतलब लगाना चाहिए, दर्द होता है। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग यहाँ पे आ रहे थे, तो एक्चुअल में फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब है कि और E2 माइनस E1 के बीच का गैप, सॉरी E1 और E2 के बीच का गैप। फर्स्ट एक्साइटेशन मतलब कहाँ तो एक्साइटेशन एनर्जी कहाँ से मेजर कीजिएगा, ऑर्बिट नंबर 1 से, ग्राउंड स्टेट से। कहाँ से? सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी, वैल्यू ऑफ सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी मतलब कहाँ से कहाँ, इलेक्ट्रॉन को कहाँ से कहाँ भेजने के लिए, फॉर मूविंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑर्बिट नंबर 1 टू ऑर्बिट नंबर 3 को बोलेंगे सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। करेक्ट, ये डिफिनेशन बनाया गया है, लिखिए एक लाइन। हेडिंग ही बना लीजिएगा एक्साइटेशन एनर्जी, ठीक है, हेडिंग बना लीजिए एक्साइटेशन एनर्जी। एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन, एनर्जी रिक्वायर्ड to move an electron from ground state to any other state of the atom, energy required to move an electron from ground state to any other state of the atom is called excitation energy of that state, is called excitation energy of that state, excitation energy of that state. For example, अब क्वेश्चन के लैंग्वेज में ऐसे रहेगा स्टूडेंट, इसका मीनिंग आप समझ जाइएगा, ऐसा लिखा रहेगा तो एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ सेकेंड स्टेट मतलब E2 माइनस E1, E2 माइनस सेकेंड एक्साइटेशन नहीं बोल रहा हूँ, एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ सेकेंड स्टेट। सेकेंड स्टेट का एक्साइटेशन एनर्जी कितना होगा, यहाँ पर सेकेंड स्टेट बोले हैं ना, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट नहीं बोले हैं, दोनों अच्छा दोनों सेम सेंटेंस से अलग है। एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट,
ए सेंटेंस एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ सेकेंड स्टेट दोनों सेम सेंस है या डिफरेंट है? डिफरेंट है सर। एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ सेकेंड स्टेट का मतलब मैं ऑर्बिट नंबर 1 से ऑर्बिट नंबर 2 पे लेके जाऊंगा। एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं, मतलब ऑर्बिट नंबर 1 से ऑर्बिट नंबर 3 पर जाता। करेक्ट है ना? दोनों अलग अलग सेंस है। इसी को हम लोग क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। करेक्ट है ना? सेकेंड स्टेट का एक्साइटेशन एनर्जी मतलब 1 से डायरेक्ट 2 पे, इसको क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। तो ऐसे भी क्वेश्चन में या तो लैंग्वेज ऐसे बनाया रहेगा, नहीं तो ऐसे बनाया रहेगा, या इसी को ऐसे बनाया रहेगा, एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ, इसके बदले फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तो बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम? सेकेंड स्टेट का ही दूसरा नाम क्या? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो इन तीनों का डिफरेंट सेंस रहेगा या सेम सेंस रहेगा? सेम सेंस रहेगा। करेक्ट है ना? इसको हटाएं। यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए खुद से तो जाएगा नहीं, एक्साइटेशन एनर्जी बाहर से सप्लाई करना पड़ेगा। करेक्ट? तो यहाँ से यहाँ तक को क्या बोलिएगा? यस। इसको क्या बोलिएगा? इसको क्या बोलिएगा? थर्ड। और इसे क्या बोलेंगे? nth एक्साइटेशन एनर्जी। करेक्ट है ना? ठीक है एवरीवन? इसका मतलब एक्साइटेशन एनर्जी का वैल्यू कहाँ से मेजर करेंगे? ऑर्बिट नंबर 1 से, ग्राउंड स्टेट से। करेक्ट? इसका मतलब है कि इसका नाम भाई क्या रहेगा सर? इसका नाम रहेगा nth एक्साइटेशन एनर्जी। करेक्ट है ना? nth एक्साइटेशन एनर्जी किसके किसके बीच का एनर्जी गैप है? n+1th ऑर्बिट का एंड ऑर्बिट नंबर 1 का। करेक्ट है? तो फर्स्ट के लिए यहाँ पे अगर फर्स्ट रहेगा, यहाँ देखिएगा, यहाँ पे अगर यहाँ देखिएगा, यहाँ पे 1, तो यहाँ भी क्या पुट करेंगे? 1। 1+1 बन जाएगा 2, मतलब E2 माइनस ये बन जाएगा E2। क्या बन जाएगा? E2। यहाँ पे सेकेंड, तो यहाँ भी n का वैल्यू क्या पुट किया? 2, और 2+1 क्या बन जाएगा? तो ऑर्बिट नंबर 3 का बात कर रहे हैं। करेक्ट है ना? अब लिखिए एक्साइटेशन पोटेंशियल। अच्छा, 12th का स्टूडेंट और ड्रॉपर के इसको शॉर्टकट कर लें या डिफाइन कर लें? डिफिनेशन आपसे पूछा नहीं जाएगा। एक्साइटेशन पोटेंशियल को शॉर्टकट बता देते हैं, प्रॉब्लम बन जाएगा। ठीक है? ऐसा डिफिनेशन था क्या? 11th क्लास में पढ़ाया हूँ, 11th क्लास में पढ़ाए थे, बट अभी के लिए आप जाके देख लीजिएगा। लेकिन आप लोग सिर्फ फार्मूला से काम चलाइए। यहाँ देखिए,
मैं बता रहा हूँ क्या डिफरेंस था। मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड सो दैट इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स इक्वल टू दिस एक्साइटेशन एनर्जी। उसके लिए जो मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोलते हैं एक्साइटेशन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? एक्साइटेशन पोटेंशियल। करेक्ट। और उसमें जब हम लोग निकाले थे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से तो ई वी ए माइनस वी बी काइनेटिक का वैल्यू आ गया था। करेक्ट। और उसको किसके बराबर? एक्साइटेशन एनर्जी के बराबर। तो अभी उतना छोड़ दीजिए। एक्साइटेशन एनर्जी इक्वल टू होता है E इंटू एक्साइटेशन पोटेंशियल। ठीक है। तो क्या यहां से एक्साइटेशन पोटेंशियल निकल जाएगा? कैसे सर? एक्साइटेशन पोटेंशियल इक्वल टू कितना हो जाएगा? बोलिए भाई। एक्साइटेशन एनर्जी और डिवाइड बाय ई। और सबसे बढ़िया बात क्या है, और भी शॉर्टकट, इसका वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहेगा और नहीं रहेगा फिर भी कन्वर्ट कर देंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और ई भी और डिवाइड बाय ई और ई एकदम शॉर्टकट ये है। एक्साइटेशन एनर्जी में से ई को हटाकर ध्यान सुनिएगा, अगर एक्साइटेशन एनर्जी का वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो ई को हटा के जो बचेगा वो वैल्यू क्या कहलाएगा? एक्साइटेशन पोटेंशियल कहलाएगा। ठीक है, हो जाएगा ना? बट उसके लिए दिस इनर वैल्यू शुड बी इन व्हाट? जूल या ईवी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखिएगा। लीजिएगा दिस वैल्यू शुड बी इन ईवी, तब आपका लाइफ आसान रहेगा। एक क्वेश्चन बनाइए, तब से तो आप लोग थ्योरी ही लिखते जा रहे हैं। फाइंड आउट द थर्ड एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ लिथियम 2+। फाइंड आउट थर्ड एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ लिथियम 2+। हो गया? तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। E3 माइनस क्या थर्ड था ना, तो E4 माइनस E1 करना है, E4 माइनस E1 करना है।
और उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालिए, फिर इसे डिवाइड कर दीजिए, कितना है आंसर? 110.16। कैलकुलेट हो गया? कैलकुलेशन हो जाएगा एवरीवन। यहाँ देखिए पहले निकालिए E1 लिथियम 2+ का हो जाएगा ना, फिर क्या निकालिए E4 थर्ड है, थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब E4 माइनस E1, करेक्ट है ना? थर्ड का मतलब ऑर्बिट नंबर 1 से कहाँ जाएंगे? ऑर्बिट नंबर 3 पे, ऑर्बिट नंबर 4 पे, तो E4 माइनस E1 निकाल लीजिएगा लिथियम 2+ का। लेकिन जेड का वैल्यू वहाँ पे कितना डालना पड़ेगा? जेड का वैल्यू देना पड़ेगा वहाँ पे 3, तो जेड स्क्वायर 9 हो जाएगा, कॉमन बाहर ले लीजिएगा। और इसको आंसर जो आएगा E4 माइनस E1 का इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस आंसर नहीं आएगा, तो वो जो आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, तो उसको E से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? एक्साइटेशन पोटेंशियल। एक घर पे कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है? अगर नहीं बन रहा है तो यहाँ पे मेरे पास लाइए, मैं सॉल्व कर देता हूँ। आज के लिए इतना ही, यहाँ से नेक्स्ट क्लास फिर बढ़ाऊँगा। सॉल्व नहीं हुआ? 110 क्या सॉल्व है? 11 कितना आंसर है? 11 4.0।